हेलो टू ऑल। स्वागत है आप सभी का सवीन क्लासेस एबीएसडी में। आज की क्लास में करेंगे पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल्स जो प्रोविज़न है उसको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए मिस्टर एक्स है हमारे पास। मिस्टर एक्स अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ₹2 लाख इन्वेस्ट किए हैं। अब यहाँ पे ये जो मोड ऑफ बिजनेस है ये क्या हो जाएगा, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें क्या होता है हम खुद ही ओनर होते हैं और हम खुद ही पैसा लगाते हैं, सारा रिस्क हमारा होता है। अब आगे क्या है, हम बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, हम बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल है, हमारे पास पैसा कम है, तो हम इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और अकेले जो बिज़नेस बड़ा हो जाएगा उसे हम मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। तो मैनेज करने के लिए हमें साथ में कोई पार्टनर भी चाहिए और हमें बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसा भी चाहिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम लोन ले लेते हैं। अगर हम लोन लेते हैं या पैसे को अरेंज करते हैं, तो पैसे के लिए क्या है, हमें एक फ़िक्स कॉस्ट देनी पड़ेगी। ये फ़िक्स कॉस्ट किस फॉर्म में हो सकती है? इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकती है। आप कहीं से भी पैसा उधार लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, है ना? और लेकिन जो सारा बर्डन है, जो सारा रिस्क है, तो जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो आपका ही रह जाएगा। तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, लेकिन आपको उसे अकेले ही मैनेज करना होगा। तो रिस्क भी आपका, रिवॉर्ड भी आपका। यहाँ पे क्या है, दूसरा ऑप्शन है, हम ये चाहते हैं कि हम एक पार्टनरशिप फॉर्म बना लें। तो हमारे पास जैसे ही पार्टनर आ जाएगा, हमारे पास जैसे ही पार्टनर आ जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, पार्टनर जब आएगा, कुछ वो कैपिटल लेके आएगा, तो हमें क्या है, लोन नहीं लेना पड़ेगा हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए। और जो भी बिज़नेस के ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी मैनेजरियल वर्क है, वो बाइफरकेट हो जाएगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है, वो भी शेयर हो जाएगा। तो इसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस है सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए क्या आया है, हमारे पास पार्टनरशिप फर्म का कॉन्सेप्ट आया है, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आया है। तो अब हम ये देखेंगे पार्टनरशिप होता क्या है, ठीक है, और इसके क्या लीगल प्रोविजंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पार्टनरशिप पार्टनरशिप का फंडामेंटल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा वर्ड टू वर्ड। अच्छा, एक ये क्वेश्चन की ये क्लास कौन देख सकते हैं? ये क्लास देख सकते हैं 12th के स्टूडेंट्स, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो आपके लिए ये क्लास श्योरली बेनिफिशियल होने वाली है, तो एंड तक जुड़े रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक रिलेशन है। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन ट्रस्ट एंड फेथ। तो ट्रस्ट एंड फेथ का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप जो है ना, वो पार्टनरशिप सिर्फ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये सिर्फ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्सनल और एथिकल रिलेशन भी होता है बिटवीन द पार्टनर्स। इसका मतलब पार्टनरशिप में पार्टनर के बीच ट्रस्ट और फेथ होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बना लो, चाहे कितनी भी अच्छी एग्रीमेंट बना लो, अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट ही नहीं है, फेथ नहीं है, आप दोनों एक दूसरे पे डाउट करते हैं, तो फिर आपकी क्या है, पार्टनरशिप स्मूथली नहीं चल पाएगी, है ना? तो सबसे पहली बात तो उनको एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, उन पे फेथ होना ज़रूरी है, क्योंकि पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर अपना पैसा, अपनी मेहनत लगाते हैं, और डिसीज़न मेकिंग का भरोसा भी होना चाहिए कि अगर पार्टनर ए ने अगर ये डिसीज़न लिया है फर्म के लिए, तो ये फर्म के बेनिफिट के लिए ही होगा और ये पार्टनर्स के बेनिफिट के लिए होगा, ये उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होगा, है ना? तो इसीलिए पार्टनरशिप क्या है, ट्रस्ट एंड फेथ पे बेस्ड होती है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकेंड पॉइंट है कि पार्टनरशिप अकाउंट शुड प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। अब हम पार्टनरशिप फर्म हमने स्टार्ट की है, तो पार्टनरशिप फर्म में क्या है, हमें पार्टनरशिप के लिए अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे। अब पार्टनरशिप जो अकाउंट्स बन रहे हैं, वो उसमें कोई भी ऐसा फैक्ट या स्टेटमेंट या रिकॉर्ड या ट्रांजेक्शन मिसलीड करते हुए नहीं होना चाहिए, एम्बिजियस नहीं होना चाहिए। आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स को अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को, अजम्पशंस को कंप्लाई करते हुए बनाना चाहिए, ताकि उससे क्या है, आपके जो अकाउंट्स हैं वो एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करें।
ताकि वो पार्टनरशिप बिजनेस का जो रियल पोजीशन है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ और उसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके पार्टनर्स आगे डिसीजन ले पाएँ, है ना? तो हमें हमारे पार्टनरशिप अकाउंट्स को प्रेजेंट करना चाहिए इन अ ट्रू एंड फेयर मैनर। नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, जैसे हमने पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, आपको अगर याद आ रहा है, कि हम क्या करते थे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चलते थे, है ना? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का ओनर अलग होता है। तभी तो ओनर जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करता है फर्म में या बिजनेस में, वो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। 11th क्लास का अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो हमने क्या देखा था कि मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है ना? बिजनेस स्टार्ट किया है स्टेशनरी का। अब स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट किया है इन्होंने, यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट की है ₹2 लाख। तो अब इन्होंने पैसा यहाँ लगाया है, लेकिन क्या ये पैसा इस बिजनेस से फ्यूचर में कभी मांग नहीं सकते क्या? मांग सकते हैं। तो इन्होंने पैसा दिया है, तो ये पैसा इस बिजनेस के लिए क्या बन गया, लाइबिलिटी। तभी तो हम इसे बैलेंस शीट के कौन से साइड में लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, कैपिटल करके। तो हमारा जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या कहता है कि जो हमारा बिजनेस है और जो बिजनेस का ओनर है, ये दोनों एक ही नहीं है, ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं। तो हमें जो अकाउंट्स बनाने होते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने होते हैं। तो बिजनेस के अकाउंट्स अलग होंगे, ओनर के अकाउंट्स अलग होंगे, है ना? लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के बारे में अगर हम बात करें, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि पार्टनरशिप फर्म को ट्रीट करना एज अ सेपरेट बिजनेस। लेकिन जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है, वो क्या कहता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसका मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म में पैसा कम पड़ता है इसके क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए, तो आपको घर से प्रॉपर्टी लानी पड़ेगी, आपकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है ना? तो इसीलिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तो अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है, तो आपको क्या करना है, तो आपको टिक करना है कि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। ये तो हमने अभी समझ लिया था। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, इन केस ऑफ बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी मीन्स दिवालिया हो गया पार्टनरशिप फर्म, मतलब ठन ठन गोपाल, पार्टनरशिप फर्म के पास अब कुछ भी नहीं है अपने डेट को क्लियर करने के लिए, मतलब पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा ही नहीं है कि वो अपने लाइबिलिटीज को पे कर पाए। तो इसमें क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म में कौन होते हैं, पार्टनर्स ही होते हैं, वही ओनर होते हैं, ओनर अलग तो है नहीं फर्म से। तो इसका मतलब पार्टनर्स अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी लेके आएंगे और वो फर्म के जो डेट है वो पे करेंगे, तो उनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी लानी पड़ेगी, हैंस उनकी लाइबिलिटी क्या हो गई, अनलिमिटेड हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हमने इतना पार्टनरशिप को समझा है, अब ये पता होना चाहिए हमें कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब होता है पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छे से याद रखना आप, अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाए, सब्जेक्टिव एग्जाम अगर आपका है, आपको आंसर राइट करना है, तो आप उसमें सेक्शन को ज़रूर मेंशन करेंगे और आप एक्ट को ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है? और अगर आप एमसीक्यू एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर आपको सेक्शन याद होना चाहिए और एक्ट भी याद होना चाहिए। तो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है ना, वो लिखी है द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। इसी एक्ट का सेक्शन 4 क्या कहता है, ये कहता है पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स। तो ये लोगों के बीच में एक रिलेशन है जो एग्री हुए हैं टू शेयर द प्रॉफिट। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान रखने लायक है, टू शेयर द प्रॉफिट, यहाँ पे लॉसेस को बांटने की बात नहीं हुई है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, पार्टनरशिप में जो पार्टनर होते हैं वो एग्री हुए हैं, क्या शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए है टू शेयर द प्रॉफिट, option number B to share the profit or loss, option number C to share the profit and loss, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव।
तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू शेयर द प्रॉफिट। तो सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करने की बात हुई है यहाँ पे, हमें आगे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कहना है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स जो एग्री हुए हैं टू शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट किसके? पड़ोसी के नहीं, बिजनेस के प्रॉफिट। जिस बिजनेस की बात हो रही है उसका प्रॉफिट। तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा उसको शेयर करना है। अभी बिजनेस कैरी आउट कौन करेगा? ये बिजनेस कैरी कर सकते हैं या तो सारे या फिर उनमें से कोई एक। तो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब मान लीजिए हमारी फर्म है, फर्म में पार्टनर है ए एंड बी। तो ठीक है, ये दोनों मिलके बिजनेस चला सकते हैं, दोनों कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे बिजनेस में 30 पार्टनर्स हैं, तो क्या 30 जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस कैरी कर सकते हैं? नहीं। ये क्या करेंगे? खुद में से एक रिप्रेजेंटेटिव एक डिक्लेयर करके वो सबके बिहाफ पे डिसीजन लेगा और डिस्कशन सारा कुछ होगा, सभी के बीच में होगा। लेकिन कैरी कौन करेगा बिजनेस? सिर्फ एक पार्टनर करेगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप में ऐसे कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए जो एसेंशियल है, जिनके बिना पार्टनरशिप फर्म कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हो सकती, है ना? तो किन चीज़ों से मिलके पार्टनरशिप बनती है? सबसे पहला जो फीचर है पार्टनरशिप का, या पहली जो विशेषता है, वो क्या है? टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा। तो अगर हमारे पार्टनर, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, उसमें से 2 पार्टनर रिटायर हो जाते हैं या फिर एक रिटायर हो गया, एक डेथ हो गई, कहने का मतलब है वो किसी रीज़न से 2 पार्टनर आउट हो जाते हैं, तो पीछे 1 पार्टनर बच गया। तो सिर्फ सिंगल पर्सन पार्टनरशिप नहीं बना सकता। पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? 2 और मोर पर्सन चाहिए। अब ये जो 2 या 2 से ज़्यादा जो पर्सन हैं, ये इनमें भी क्या क्वालिटी होनी चाहिए? इसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होने चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट कौन होता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन मिलेगी हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? ये जो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए ना हमें पार्टनरशिप बनाने के लिए, इसमें ये 3 लोग नहीं होने चाहिए। ये 3 लोग कौन है? माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर का मतलब नाबालिग हो तुम, इसका मतलब तुम्हारी एज 18 साल से कम की है, इसीलिए आप पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकते। अब क्वेश्चन ये आता है कि 18 साल वाला जो पर्सन है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो जिसकी एज 18 है, क्या वो पार्टनर बन सकता है? तो कहने का मतलब है माइनर में क्या हमें देखना है? 18 का होना चाहिए या 18 से कम का या 18 से ज़्यादा का। तो हमें ये देखना है कि अगर आपकी एज 18 है तो आप पार्टनर बन सकते हैं, 18 से ज़्यादा है तो भी आप पार्टनर बन सकते हैं, अगर 18 से कम है तो आप पार्टनर नहीं बन सकते। तो पहला एक्सेप्शन क्या हो गया? माइनर जो है वो कभी भी पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर एंटर नहीं हो सकता। हाँ, ये बात है, माइनर को प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन उस पे किसी भी तरह का कोई लाइबिलिटी या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। अगर किसी पर्सन को लॉ ने, किसी एक्ट ने, किसी कानून ने डिसक्वालीफाई कर दिया है, डिसक्वालीफाई क्या कर दिया है कि आप डिसक्वालीफाई हैं, आप ना तो किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना आप किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, तो वो पर्सन को भी हम पार्टनर नहीं बना सकते। मान लीजिए अभी एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में टॉपिक है, वो है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको भी पता है काफ़ी ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो क्या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है हमारे इंडिया की, वो लीक कर रहे हैं पाक को। तो अब इसमें क्या है कि उनके ऊपर पूरा वो सर्च ऑपरेशन जो अभी है वो चल रहा है कि क्या ये सच में गिल्टी है या नहीं है। तो ऐसे पर्सन के डिस्क्वालीफाई हैं आप, ऐसे लोगों को आप पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बना सकते। नेक्स्ट है हमारा अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब है जो व्यक्ति मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है ना? तो उस इंसान को भी आप पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बना सकते,
क्योंकि आप उनके अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकते। ऐसे इंसान एफिशिएंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। कौन से ऐसे लोग हैं जो पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकते? तो 3 ऐसे लोग हैं। पहला है माइनर, फिर ऐसे पर्सन जो डिस्क्वालिफाइड हैं बाय लॉ, थर्ड अनसाउंड माइंड। ये तीनों पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकते। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। हाँ, अब पार्टनर 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? पार्टनरशिप जो एक्ट है, आपका जो पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, लेकिन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि जो मैक्सिमम नंबर है वो 50 हो सकता है। मतलब 50 से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकते। नेक्स्ट है माइनर। ये चीज़ हमने पहले डिस्कस करी थी कि माइनर को आप पार्टनर नहीं बना सकते फॉर्म में, लेकिन उसे अलाउ किया जा सकता है टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा एग्रीमेंट। तो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया था? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था हमारा 2 और मोर पर्सन। तो पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, तभी तो वो वैलिड पार्टनरशिप होगी। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। आप लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है। मतलब अगर हमारे पास एक फॉर्म में 2 पार्टनर हैं, तो इन 2 पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होगा। ये जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है और ये इन रिटर्न भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि स्कूल फ्रेंड्स हैं, 12th करके पास आउट हो गए, अब इन्होंने सोचा कि कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं दोनों मिलके। तो अब इन्होंने हाँ मजे मजे में बोल दिया ठीक है बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस करते हैं तो उन्होंने क्या किया कि हाँ हम प्रॉफिट बांट लेंगे, ये रेशो बांट लेंगे, ये बिजनेस कर लेंगे। चलो ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है और बहुत सक्सेस भी हो रहा है। तो इनका जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न में तो है नहीं, वो क्या है, ऑरल रिटर्न है। तो क्या ये वैलिड है? जी हाँ, बिल्कुल ये वैलिड है। अगर आपका जो एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स वो अगर इन ऑर्डर है तो भी आपकी जो पार्टनरशिप है वो वैलिड है। अब रिटर्न पार्टनरशिप का क्या मतलब है? फिर इतना खर्चा हम क्यों करेंगे? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि देखो कंडीशंस हमेशा सेम नहीं रहती है ना। तो अगर आपने उस टाइम डिसाइड किया था कि ये चीज़ें हम करेंगे, ये रेशो होगा, ये सिचुएशन होगी, लेकिन बाद में फ्यूचर में जाके अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो फिर आप अगर कोर्ट में जाते हैं एक दूसरे को क्लेम करने के लिए या फिर कोई भी आपका जो दिक्कत है उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो आपके पास इन रिटर्न तो कुछ है नहीं जिसे आप एज एन एविडेंस यूज कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी डिस्प्यूट से बचने के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अपना जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है ना वो रिटर्न में रखें। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। अब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं हम, ठीक है, हमारे बीच में एग्रीमेंट भी हो जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस ही आपके पास नहीं है, बिजनेस ही अगर आपने सोचा नहीं है, तो फिर कैसे आप पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं क्या? नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के लिए एक बिजनेस होना ज़रूरी है, बिजनेस आइडिया होना ज़रूरी है। मतलब कि हाँ इस चीज़ का बिजनेस हम करेंगे, चाहे वो गुड्स को सेल करना हो या सर्विस को देना हो या कुछ भी हो, बिजनेस का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव होना ज़रूरी है। अब आप 2 दोस्तों ने मिलके सोचा कि नहीं थोड़ा-सा क्या है हाँ, लोगों के लिए काम भी करना चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए। तो आपने ये सोचा कि आप फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवाएँगे ऐसे बच्चों को जो एजुकेशन तक नहीं पहुँच पा रहे, है ना? तो आपने क्या किया, दोनों आप फ्रेंड्स मिलके जाते हो, पढ़ाते हो उनको, या फिर आपने अपना कोई ऐसा कोचिंग या फिर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट लगा रखा है जिसमें आपको सपोर्ट मिलता है, स्पॉन्सर्स की जाती है सारी चीज़ें और आप बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। तो आप दोनों मिलके कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट भी है, आप दोनों के पास एक तरीके से ये आप बिज़नेस ही कर रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं। लेकिन अगर आपका मोटिव क्या है, सोशल वर्क का है, सोशल सर्विस का है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो फिर आप पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो पहली बात क्या है, आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि आपके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। थर्ड क्या है, आपके पास बिज़नेस होना चाहिए, बिज़नेस भी प्रॉफिट मोटिव के साथ होना चाहिए। वो बिज़नेस आपका लीगल होना चाहिए, सट्टेबाज़ी का नहीं होना चाहिए, कोई इल्लीगल काम के लिए बिज़नेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो जॉइंट ओनरशिप है ना, मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी है, 2 भाई की प्रॉपर्टी है।
तो दोनों ब्रदर्स हैं, उन दोनों ब्रदर्स के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी में वो रह नहीं रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी को उन्होंने क्या कर दिया, रेंट पे दे दिया। उन्होंने क्या कर दिया, रेंट पे दे दिया। तो रेंट पे दे रहे हैं तो उनको इनकम आ रही है। अब वो क्या करेंगे, इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों मतलब रेंट पे देने का बिजनेस भी कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट भी हो रहा है उनको, सब कुछ लीगल एक तरीके से एग्रीमेंट है। बट फिर भी इसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि साफ साफ लिखा है कि जो जॉइंट ओनरशिप है किसी भी प्रॉपर्टी की, वो एक पार्टनरशिप नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो की एलिमेंट्स है हमारे पार्टनरशिप का, ऐसी जो चीज़ है जो हमारी पार्टनरशिप में होनी ही चाहिए टू मेक इट लीगल। तो फर्स्ट तो क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप दो या दो से ज़्यादा लोग भी हैं, आपके बीच में एग्रीमेंट भी है, आपके पास बिजनेस भी है, प्रॉफिट मोटिव भी है, लेकिन आप प्रॉफिट को बांट नहीं रहे, तो फिर आपकी ये पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होगी। तो इसीलिए पार्टनरशिप फॉर्म में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना ज़रूरी है। अगर आप चैरिटेबल पर्पस के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ये पार्टनरशिप नहीं होगी। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि सारे पार्टनर्स का शेयर हो लॉसेस में। तो इसीलिए मैंडेटरी क्या है, प्रॉफिट्स को शेयर करना, लॉसेस को शेयर करना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, जो पार्टनर्स है ना, वो पार्टनर एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं, एक दूसरे के एजेंट भी है। मान लीजिए हमारे पास पार्टनर हैं, ए पार्टनर, ए एंड बी, दोनों पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है एक दूसरे के। अब ए ने क्या किया, ए ने एक डील कर ली डिस्कस करके, फर्म के लिए एक प्लांट खरीद लिया 1 करोड़ के लिए। अब जो 1 करोड़ के लिए प्लांट खरीदा है, तो इसका पेमेंट करने की जो लाइबिलिटी है वो किसकी है, फर्म की है, मतलब ए और बी की है। लेकिन अगर बी कह दे कि डील तो तुमने की है, तुम करके आए हो, मैं पैसा क्यों दूं, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ए ने कोई डिसीजन लिया है फर्म के लिए, तो इससे ये दोनों बाउंड होते हैं, है ना। तो इनके डिसीजन से ये बाउंड है। अब मान लीजिए बी ने ऐसा कोई डिसीजन लिया है, तो वो डिसीजन से ए भी बाउंड होगा। इसीलिए ये एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं और एजेंट भी हैं। नेक्स्ट क्या है, आपके पास बिजनेस है, आपके पास प्रॉफिट मोटिव है, आप प्रॉफिट को शेयर भी कर रहे हैं, एग्रीमेंट भी है, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर भी हैं। और ये बिजनेस क्या है, आपने बिजनेस को कैरी करने के लिए किसी और को बुला रखा, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो बिजनेस कैरी कर रहे हो ना, या तो आप सभी मिलके करो, या फिर आप में से आप किसी एक को अपॉइंट कर लो कि ये एक बंदा जो है वो बिजनेस कैरी करेगा। नेक्स्ट है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। ये तो आपको ही पता है कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इन दोनों को एक ही माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के पास क्या क्या राइट हैं। पार्टनर के पास राइट है कि वो शेयर करे प्रॉफिट और लॉसेस। नेक्स्ट है कि वो बिजनेस को चलाने में अपना वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके पास ये राइट है कि वो कंसल्टेशन ले सकते हैं या दे सकते हैं। और उनके पास राइट है कि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसकी कॉपी भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए पार्टनर हैं ए एंड बी, वो चाहते हैं सी को एडमिट करना एज अ न्यू पार्टनर। तो अगर 100% यस होगा तो ही नया पार्टनर आ सकता है। अगर किसी एक ने भी मना कर दिया ना कि नहीं इसको एडमिट नहीं करेंगे हम एज अ न्यू पार्टनर, तो फिर वो एडमिशन नहीं हो सकता उसका, है ना। तो क्या हो गया, इनके पास राइट है टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जॉइंट ऑनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। जो फर्म के पास प्रॉपर्टी है जितने भी है उसके सारे जॉइंट ओनर होते हैं, उस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं हो रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मेंशन है तो ही मिलेगा, अगर प्रॉफिट है तो ही मिलेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो रही है, अगर क्या है देखिए, यहाँ पे है पार्टनर ए एंड बी। इसमें जो पार्टनर बी है ना, इसने एक लोन दिया है किसको, फर्म को। तो इसने पैसे दिए हैं, ये पैसा यूज करेगी फर्म। पैसा यूज करने के बदले में इसको कुछ तो चार्ज देना पड़ेगा ना, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर आपकी डीड में लिखा है कि हाँ भाई इंटरेस्ट देंगे तो ओके है। अगर कुछ नहीं लिखा तो बी का अधिकार है, वो अपने दिए हुए लोन पे इंटरेस्ट ले सकता है। कितना ले सकता है, 6% पर एनम ले सकता है मैक्सिमम।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म। मतलब कॉम्पनसेशन लेने का अधिकार है या रिम्बर्समेंट का अधिकार है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए पार्टनर ए है, बी है। अब ये क्या करते हैं, ये गुड्स को सेल करते हैं। गुड्स को सेल करते हैं। अब गुड्स को सेल कर दिया, उसके बाद गुड्स को भेजा है इन्होंने, तो भेजने के लिए ट्रक तो चाहिए। तो ए ने क्या किया, एक बार गुड्स को भेजने के लिए ट्रक हायर कर लिया और एक बार खुद के जेब से पैसे दे दिए, 1000 रुपए। तो अब एक्सपेंस ए ने किया है, ये बिजनेस का एक्सपेंस है, तो ये क्या बिजनेस से ले नहीं सकता, क्या फॉर्म से ले नहीं सकता? जी हाँ, बिल्कुल ए का अधिकार है कि उसने जो बिजनेस के लिए या फर्म के लिए जो एक्सपेंस किया है उसको वापस ले सकता है। तो यही होता है राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म। नेक्स्ट है राइट टू रिटायर आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। अगर आप रिटायर होना चाहते हैं तो आप एक नोटिस दे करके और लीगल कंप्लायंस कंप्लीट करके आप रिटायर हो सकते हैं। आपका रिटायरमेंट कोई रोक नहीं सकता, मतलब किसी के अप्रूवल की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। तो अगर कुछ चीज़ देखनी है, कुछ चीज़ पता करनी है, फर्म के बारे में कोई कंडीशन देखनी है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? पार्टनरशिप फॉर्म में मिलेगी, सॉरी पार्टनरशिप डीड में मिलेगी। आपका जो ये पार्टनरशिप डीड है ये इन रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ये क्यों बनाई जाती है? ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो। ये जो पार्टनरशिप डीड है ये साइन होनी चाहिए और रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है जो पार्टनरशिप डीड है ना, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें टर्म्स होती है, एग्रीमेंट की टर्म्स होती है, इसे ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसे हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है? पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि आपकी फर्म का नाम क्या है, ये स्टैब्लिश कब हुआ था, इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, और इसका एड्रेस क्या है आपका ऑफिस का, और इसमें कितने पार्टनर्स हैं, आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, ये सब कुछ मेंशन होता है ना। और इसमें क्या मेंशन होता है कि अगर आप पार्टनर्स के बीच में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड नहीं हो रखा, अगर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को डिसाइड नहीं कर रखा पार्टनर्स के नाम लिखे होते हैं, पार्टनर्स के जो एड्रेसेस है वो होते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल होती है, और भी जो भी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मेंशन होती है पार्टनरशिप डीड में। अच्छा, अगर आप पार्टनरशिप डीड ही आपने नहीं बनाई, क्योंकि ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, ज़रूरी नहीं है पार्टनरशिप डीड तो बनाना। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो फिर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे? तो ये अप्लाई होगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तो मतलब आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी डिसाइड नहीं कर रखा। तो इस केस में आप प्रॉफिट कौन से रेशो में बांटोगे? इक्वली बांटोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? अब मान लीजिए ये हमारी फर्म है, फर्म में पार्टनर है ए एंड बी। अब ए, आपको ही पता है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर पैसा लगाते हैं, इन्होंने पैसा लगाया तो इन्होंने पैसा दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ये कैपिटल का यूज कौन करेगा? फर्म करेगा, और इससे प्रॉफिट अर्न करेगा। अब ये जो पैसा ए और बी ने लगाया है, इसके ऊपर फर्म को इनको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, है ना। तो ये पैसा देंगे और ये इंटरेस्ट इसको देगा। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट फर्म के लिए तो एक्सपेंस हो गया, और पार्टनरशिप के लिए क्या हो गया, सॉरी पार्टनर्स के लिए क्या हो गई? इनकम हो गई। तो अगर आपको ये पहले से डिसाइड नहीं हो रखा, पार्टनरशिप डीड आपके पास नहीं है, तो आपने ये डिसाइड भी नहीं किया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, देना है तो कितने परसेंट से देना है ना। तो अगर कुछ नहीं कह रखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सेम यही कंडीशन लेते हैं, हमारे पास फर्म है, फर्म में पार्टनर है ए एंड बी। ये हमारी फर्म है, फर्म में पार्टनर है ए एंड बी। अब ए एंड बी को कुछ अपने खर्चे, पर्सनल एक्सपेंस करने के लिए कुछ पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो ये फर्म में से पैसा निकाल लेते हैं।
तो फर्म से इन्होंने पैसा निकाल लिया। तो अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो आपको ही पता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। तो इन्होंने बिजनेस का पैसा यूज़ किया है, तो इनको वापस वो पैसा यूज़ करने के लिए इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने डिसाइड कर रखा है, अगर पार्टनर ने डिसाइड कर रखा है, डीड बन रखी है, उसमें लिख रखा है कि हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, क्या रेट से किया जाएगा, ठीक है, तो फिर तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। अगर कुछ नहीं कह रखा है, कुछ नहीं कह रखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिया जाएगा, सैलरी भी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा एट द रेट 6% पर एनम। क्लियर? तो आज की क्लास काफ़ी लेंदी हो गई है ना, तो इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय राजस्थान।